हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर और एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। परंपरा के हिसाब से सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक बार इंडेक्स देख लेंगे। हमने डेफिनेशन कर लिया है, 24 थिंकर्स की है, नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर दो वीडियोस बनाई है, पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एनालिटिकल स्कूल को हम कर चुके हैं, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल भी हो चुका है। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स को कर रहे हैं 4 स्टेजेस में। सबसे पहले आती है एनिशियंट, जिसमें आपके सोक्रेट्स, प्लेटो वगैरह हैं। उसके बाद आता है आपका मिडिवल, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद आता है आपका रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण काल, और उसके बाद आता है आपका मॉडर्न पीरियड। तो अपन अभी मॉडर्न पीरियड पर है। तो आज हम जिन थिंकर को करने जा रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। हीगल के नाम से हम सब लोग इनको जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके मोबाइल और टैबलेट पर ठीक से दिखाई दे। तो गाइज, ये जो श्रीमान जी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हीगल। एक सेकंड बस। यस, नाउ गुड। पैदा हुए थे 27 अगस्त 1770 स्टुटगार्ड में, ठीक है। और इनका देहांत हुआ 14 नवंबर 1831 को बर्लिन में, बर्लिन प्रूशिया में। सो हीगल वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ द फिलोसफिकल स्कूल। तो फिलोसफिकल स्कूल में, दार्शनिक विधि शास्त्र में, क्योंकि लॉ से रिलेटेड है ना, इनको सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है, राइट। हिज सिस्टम इज हिस्टोरिकल, एम्फेसाइजिंग दैट बोथ स्टेट एंड लॉ आर इवोल्यूशनरी। तो इनका जो पूरा सिस्टम था ना, बड़ा ऐतिहासिक था और ये मानते थे कि विधि मतलब लॉ हो गया आपका और स्टेट, राज्य, दोनों ही क्या होते हैं, इवोल्व होते हैं, विकास के साथ चलते हैं, विकासवादी हैं बिल्कुल, राइट। तो हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ इवोल्यूशन थ्रू डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है द्वंदात्मक। मैं लिख देता हूं यहां, द्वंदात्मक। इसके ऊपर वो है ना एक बहुत फेमस शेर द्वंद के ऊपर, कि द्वंद कब तक टाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। सुना होगा शायद आपने, मुझे सही शब्द उसके याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये है कि द्वंद कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तो भी है वंशज महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, राइट। तो डायलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है द्वंदात्मक। इसको अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये सिस्टम ऑफ जो इनका द्वंदात्मक जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे ये कहते हैं, इसी लाइन में इसका मतलब लिखा है, अकॉर्डिंग टू हीगल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक जीवन की जो अभिव्यक्तियां हैं, जिसमें कानून को भी वो एक अभिव्यक्ति मानते हैं, इंक्लूडिंग लॉ, आर प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, राइट। अब यहां तक समझ लो। तो मैं बताता हूं आपको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस ये सब क्या है, डायनामिक प्रोसेस क्या है। तो शुरू से एक बार इसको देख लेते हैं। जो हीगल साहब थे ना, उनका मानना था कि जो राज्य है, स्टेट है, और विधि मतलब लॉ है, ये दोनों के दोनों ही स्थिर नहीं है, ठीक है, बल्कि समय के साथ साथ निरंतर ये क्या होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, इवोल्यूशन होता रहता है, विकास होने लगता है। होता है ना कि आज चीजें इस तरीके की हैं, आज सर्कमस्टांसेस इस हिसाब से हैं, तो ये विधि को और स्टेट को स्टेबल नहीं मानते थे। ये कहते थे कि ये समय के साथ साथ दोनों विकसित होने वाली संस्थाएं हैं। और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, डायलेक्टिक्स, द्वंदात्मक विकास का सिद्धांत, राइट। दोबारा सुनो, द्वंदात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि इवोल्यूशन थ्रू डायलेक्ट्स, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वो क्या मानते थे, वो कहते थे कि सामाजिक जीवन की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, जिनमें विधि भी शामिल है, एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, जो 3 स्टेजेस में डेवलप होती हैं। अब ये 3 स्टेजेस कौन सी हुई, पहला तो हुआ थीसिस, राइट, दूसरा हुआ एंटीथीसिस, और तीसरा हुआ सिंथेसिस। अब यहां पर इसका मतलब समझिए। थीसिस का मतलब है प्रारंभिक विचार या स्थिति, ऐसा प्रारंभिक विचार या स्थिति, मतलब एक आइडिया जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया। और एंटीथीसिस क्या है, एंटीथीसिस है इस प्रारंभिक विचार या स्थिति का विरोध, ठीक है। एंटीथीसिस का मतलब है इस प्रारंभिक विचार या स्थिति का विरोध करना, एंटीथेसिस हो गया। और सिंथेसिस क्या हुआ, सिंथेसिस ये हुआ, सिंथेसिस का मतलब आप मिलाना कह सकते हैं या मिश्रण कह सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब है कि पहले ये विचार आया, बाद में एंटीथेसिस, इस विचार का विरोध आया। अब इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से जो एक बेटर आइडिया निकल के आया, उच्चतर सिद्धांत, ठीक है, एक बेटर आइडिया जो निकल के आया, उच्चतर सिद्धांत, वो है सिंथेसिस।
यानी कि ये दोनों आपस में पहले प्रारंभिक विचार था, फिर एंटीथेसिस आया, दोनों का आपस में क्लैश हुआ, कुछ इसमें से लिया, कुछ इसमें से लिया, कुछ इसमें से लिया, तो नाउ वी हैव अ बेटर आइडिया जो सबको सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, तो ये हमारे श्रीमान हीगल कहते हैं, इसको कहते हैं द्वंदात्मक सिद्धांत। यानी कि द्वंद होना मतलब झगड़ा होना, लड़ाई होना, क्लेश होना, मतलब थीसिस के बदले एंटीथीसिस आता है, एंटीथीसिस और थीसिस के बीच में एक द्वंद होता है, उस द्वंद का जो परिणाम होता है वो एक उच्चतर सिद्धांत होता है जिसको अपन सिंथेसिस कहते हैं, राइट। तो ये श्रीमान जी मानते थे ईच हिस्टोरिकल इपो इज शेप्ड बाय अ लीडिंग आइडिया एंड लॉ एंड द स्टेट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस। तो ये मानते थे इतिहास का एक प्रत्येक युग, दोबारा सुनो, इतिहास का प्रत्येक युग किसी ना किसी प्रमुख विचार से संचालित होता है। तभी तो हम इतने सारे स्कूल पढ़ रहे हैं, फिलोसॉफिकल पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल पढ़ रहे हैं, सोशलॉजिकल पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं। ये अपने अपने युग में महत्वपूर्ण थे। अभी भी कई बार हमें पढ़ के बड़ी हंसी आ जाती है कि इन्होंने ये लिख दिया, इसके तो कोई मायने नहीं है आज की तारीख में, और तब लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया। क्योंकि आज अपन जो लिख के जाएंगे, आप लिख के जाएंगे, वो आज माना जाएगा। ठीक है, बाद में जब वो आज से 100, 200, 250, 300 साल बाद की जो जनरेशन होगी वो उस पर हंसेगी, बोले ऐसा भी होता था क्या, राइट। तो ये कहते हैं कि इतिहास का प्रत्येक युग किसी ना किसी प्रमुख विचार से संचालित होता है, और उस विचार को साकार करने में और समाज को आगे बढ़ाने में विधि और राज्य की क्या होती है, केंद्रीय भूमिका होती है। उस विचार को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में किसकी, स्टेट प्ले अ सेंट्रल रोल इन दैट प्रोसेस, लॉ एंड स्टेट प्ले अ सेंट्रल रोल इन दैट प्रोसेस। तो इस प्रकार विधि और राज्य मानव समाज के लिए निरंतर ऐतिहासिक और बौद्धिक विकास की उपज पैदा करते हैं, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। श्रीमान जी का नाम श्री में लगा देता हूं, श्री जॉर्ज विल्हेम जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल, जर्मन फिलोसफर हैं। डेट ऑफ बर्थ 1770, 1831 में देहांत हुआ। कहां पैदा हुए, स्टुटगार्ट जर्मनी में। बर्लिन में देहांत हुआ। स्कूल फिलोसफिकल स्कूल है। सिस्टम क्या है इनका, हिस्टोरिकल सिस्टम है। शुरू में ही बताया था ना, ये दार्शनिक विधि शास्त्र के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक है। इनकी जो विधि है कैसी है, ऐतिहासिक विधि है। कंट्रीब्यूशन क्या है, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, विकास कैसे, विकास का जो विचार है इनका कैसे, द्वंदात्मक तरीके से, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ये आ गया ना यहाँ पे। रोल ऑफ लॉ एंड स्टेट, प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन मानते हैं, सेंट्रल टू हिस्टोरिकल प्रोसेस। क्विक बाइट लेते जाओ इनके बारे में। सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे फिलोसफिकल स्कूल के। इनका सिस्टम कैसा था, हिस्टोरिकल था। अकॉर्डिंग टू हीगल, स्टेट एंड लॉ बोथ आर इवोल्यूशनरी, मतलब विकासवादी हैं, विकास स्थिर नहीं है, विकास होता है समय के साथ साथ। So his great contribution was development idea of evolution through dialectics. According to him, the various manifestations of social life, यानी कि सामाजिक जीवन की जो भिन्न भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशन मतलब अभिव्यक्ति, जिसमें लॉ भी एक अभिव्यक्ति है, वो किसका प्रोडक्ट है, इवोल्यूशनरी डायनामिक प्रोसेस, मतलब गतिशील प्रोसेस है ये, विकास का जो प्रोसेस है। द प्रोसेस टेक्स ऑन डायलेक्ट्रिकल फॉर्म, द्वंदात्मक फॉर्म लेता है ये। रिवीलिंग इटसेल्फ इन थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस कर लिया है। द ह्यूमन स्पिरिट excuse me, the human spirit sets a thesis which become current by the leading idea of particular historical epoch। मतलब ये उस समय की बात हो रही है कि ह्यूमन स्पिरिट है, उसने कोई आइडिया दिया, कोई विचार दिया, फिर वो क्या हुआ, लीडिंग आइडिया बना उस ऐतिहासिक काल में। इन दिस हिस्टोरिकल प्रोसेस लॉ एंड द स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अकॉर्डिंग टू ईगल हमने देख लिया है, द सिस्टम ऑफ लॉ इज डिजाइन टू रियलाइज द आइडियल ऑफ फ्रीडम इन इट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सिस्टम ऑफ लॉ है क्यों डिजाइन हुआ है, ये रियलाइज करने के लिए जो आइडियल ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति की बात करते हैं। हीगल कहते हैं हम जो आजादी वाजादी की बात करते हैं ना, ये बाह्य अभिव्यक्ति है, इंटरनली अपन अलग है। इसको देखते हैं आगे, क्योंकि इन्होंने इंटरनलिज्म दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट वाज एम्फसाइज्ड हाउएवर दैट फॉर हीगल फ्रीडम डिड नॉट सिग्निफाई द राइट ऑफ अ पर्सन टू डू एज ही प्लीज्ड। मतलब ये कहते हैं, हीगल का मानना था कि फ्रीडम से मतलब, आजादी से मतलब ये नहीं है जो मन में आए तुम कर दो, नहीं, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब देख लेते हैं फ्रीडम एंड लॉ। फॉर हीगल फ्रीडम डिड नॉट मीन डूइंग एज वन प्लीज, जैसा कि उसका मन करे वैसा नहीं कर सकता। आजादी का मतलब ये नहीं है, वो कहते हैं ना हमें चाहिए क्या, आजादी आजादी आजादी, नहीं, आजादी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, आजादी रेस्ट्रिक्टेड होती है, कंडीशनल होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल फंडामेंटल राइट, उनपे कुछ कंडीशन अप्लाई है। अब पर फ्री पर्सन इज वन, फ्री पर्सन कौन हुआ, whose rational mind मतलब तर्क संगत दिमाग जो है उसका कंट्रोल पैशन एंड डिजायर, मतलब ये फ्री पर्सन उसको मानते हैं जिसका दिमाग उस व्यक्ति के पैशंस, जुनून को और इच्छाओं को
और सबऑर्डिनेट मटेरियल इंटरेस्ट को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। टू हायर स्पिरिचुअल डिमांड्स, मतलब यहाँ आध्यात्मिकता की भी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आदमी को अंदर से शांत, अंदर से आजाद होना चाहिए, ना कि बाहर से आजाद दिखाई दे। वो तो ठीक है, बाहर से आजाद है, कानून से आजादी दे रहा है, लेकिन उसे उतना अंदर से भी शांत होना चाहिए। लॉ इन हिज व्यू, कानून को क्या मानते थे, इज डिजाइन टू रियलाइज, कि ये डिजाइन किया गया है ये रियलाइज करने के लिए फ्रीडम इन इट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, मतलब फ्रीडम जो आजादी एक बाह्य अभिव्यक्ति है, आंतरिक अभिव्यक्ति नहीं है। सो he emphasized that respect for the personality and rights of other is a cardinal postulate of a reason. Respect for the personality and right of others, मतलब दूसरे के व्यक्तित्व की और दूसरे के अधिकारों की जब आप इज्जत करते हैं, that is the cardinal, एक सबसे ज्यादा इनका जो वो है मुख्य प्रमुख जो एक नॉर्म मान लीजिए या तर्क मान लीजिए, राइट। सो आगे टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। फ्रीडम के बारे में क्या करते हैं, राशनल सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। नोट्स क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ पैशन टू रीजन, ठीक है, दिमाग से आपको उसको वो करना है। लॉ एक्सटर्नल रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैशनल ऑर्डर। रेस्पेक्ट क्या है, पर्सनैलिटी एंड राइट ऑफ अदर्स करेंगे आप, कार्डिनल पोस्टुलेट है। लीगेसी क्या है, लॉ रीइंफोर्स सोशल रेस्पेक्ट को रीइंफोर्स करता है। लॉ एथिकल लाइफ थ्रू रैशनैलिटी, तर्क के साथ, बुद्धि के साथ और विवेक के साथ आप एक एथिकल लाइफ जिएंगे। यहाँ पे क्विक बाइट देख लीजिए। अ फ्री पर्सन इन हिज व्यूज, अ वन हुज माइंड इज इन कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी, ऐसा व्यक्ति को ये फ्री मानते हैं जिसका जो माइंड है इज कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी। वन हु सबऑर्डिनेट हिज नेचुरल पैशन, मतलब जो अपने जुनून को, इरेशनल डिजायर्स को, प्योरली मटेरियल इंटरेस्ट जो है वो सुपीरियर डिमांड जो है उसकी वो कहाँ कन्वर्ट कर देता है, उसको कंट्रोल करके स्पिरिचुअल सेल्फ में। हीगल एडमोनिश्ड मैन टू लीड ए लाइफ गवर्न्ड बाय रीजन, वो कहते हैं एक आदमी को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो तर्क के साथ जिए, विवेक के साथ जिए। एंड पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द कार्डिनल पोस्टुलेट ऑफ रीजन was to accord respect to the personality and right of other human beings, ऊपर देख लिया है। The law was considered by him as one of the chief instrument to devise to reinforce the secure social respect. लोगों क्या मानते थे, चीफ इंस्ट्रूमेंट मानते थे रिइंफोर्स करने के लिए सोशल रेस्पेक्ट को और सिक्योर करने के लिए सोशल रेस्पेक्ट को। अकॉर्डिंग टू हीगल देयर कैन बी नो ड्यूअलिज्म of any kind as any face of reality based on reason. He observed what is reasonable is real, what is real is reasonable. ये कहते थे ड्यूअलिज्म नहीं हो सकता, जो रीजनेबल है वो वास्तविक है और जो वास्तविक है वो रीजनेबल होगा। As to state and law, his views was that both are product of evolution, और स्टेट और लॉ, राज्य और विधि को ये क्या मानते थे, प्रोडक्ट मानते थे किसका, इवोल्यूशन का, विकास का। अब इनकी श्रीमान जी की फिलोसफी ऑफ लॉ देखते हैं जिसको इंटरनलिज्म कहते हैं। इंटरनलिज्म का मतलब होता है आंतरिकतावाद, आतंकवाद नहीं, आंतरिक। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, बाहर का, इंटर मतलब अंदर का। तो ये है आंतरिकवाद, राइट। स्पेलिंग पे मत जाना, बस शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ये आंतरिकवाद है। हीगल फिलोसफी ऑफ लॉ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ नेचुरल लॉ थ्योरी बट विद अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच, यानी कि हीगल की जो थ्योरी है वो कहां से निकल के आ रही है, नेचुरल लॉ थ्योरी से निकल के आ रही है, लेकिन क्या है, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज है। ही डेवलप नेचुरल लॉ इंटरनलिज्म, इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक विधि का आंतरिकवाद डेवलप किया। आर्ग्यूइंग दैट, ये तर्क देते हुए that moral standards for assessing legal system derived from within the system themselves, not from external moral codes. ये कहते हैं किसी भी लीगल सिस्टम को एसेस करने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी भी लीगल सिस्टम को एसेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स आप बनाओगे ना, वो उस सिस्टम के अंदर से ही आने चाहिए, बाहर से नहीं आने चाहिए, राइट। एग्जांपल दूंगा आगे। दिस चैलेंज कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटेड अ न्यू फ्रेमवर्क, और इनकी इस बात ने जो पारंपरिक दृष्टिकोण था उसको चैलेंज किया और नए फ्रेमवर्क की तैयारी की, समझने के लिए लॉ और मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। जो हीगल की फिलॉसफी है ना बच्चों, वो नेचुरल लॉ से जुड़ी हुई है, लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, बट पर्सपेक्टिव जो है इसका बिल्कुल अलग है, नेचुरल लॉ से एकदम अलग है। तो हम कह सकते हैं हीगल ने नेचुरल लॉ इंटरनलिज्म एस्टैब्लिश किया, तो अपन कह सकते हैं कि हीगल ने प्राकृतिक विधि आंतरिकवाद को विकसित किया या स्थापित किया। अब हीगल कहना क्या चाह रहे हैं, हीगल ये कहना चाह रहे हैं किसी भी व्यवस्था का अगर आप मूल्यांकन करो, असेसमेंट करो, नैतिक मूल्यांकन करो, तो नैतिक मानदंड आपको बाहर से नहीं लाने चाहिए, बल्कि वे उस विधि की व्यवस्था के भीतर से ही होने चाहिए, इंटरनल सिस्टम से ही आने चाहिए। यानी कि कानून को सही गलत सिद्ध करने के लिए किसी भी बाहरी एलिमेंट या बाहरी असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो धार्मिक हो, रिलीजियस हो, दार्शनिक हो, फिलोसफिकल हो, नैतिक हो, मॉरल हो, ठीक है, लागू नहीं करना चाहिए।
ठीक है, इसके बदले में क्या करना चाहिए? इसके बदले में हमें यह देखना चाहिए क्या वो विधिक व्यवस्था, क्या वो लीगल सिस्टम अपने खुद के प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रहा है, उससे भटक तो नहीं गया? क्या वो विधिक व्यवस्था या विधिक लीगल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने प्रिंसिपल के और ऑब्जेक्टिव और गोल्स के हिसाब से काम कर रहा है, भटका तो नहीं है? और क्या वो समाज की स्वतंत्रता, न्याय और नैतिक विकास को आगे बढ़ा रहा है? मैं इंग्लिश में बता देता हूं, क्या जो वो सोसाइटी की जो फ्रीडम है, जस्टिस है या नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये हमें देखना चाहिए। तो हिगल का मानना था कि जो लॉ और मॉरलिटी है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। दोनों एक ही सामाजिक नैतिक व्यवस्था के अंग हैं, दोनों एक ही सोशल मॉरल ऑर्डर के जो हैं पार्ट हैं। इसलिए एक किसी विधिक प्रणाली की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म भी उसके इंटरनल जो असेसमेंट आप करोगे उसके आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर करोगे, बाहर से मत लेके आओ। राइट, तो ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं फिलोसफी ऑफ लॉ जो इन्होंने इंटरनलिज्म की थी कि भैया आपको एसेस करना है, आपको जांचना है, आपको चेक करना है, आपको उसकी परीक्षा लेनी है, तो आप बाहर से मत अलग फैक्टर लेके आओ। ठीक है, धर्म के आधार पर, मोरालिटी के, इनको बाहर से मत लाओ ना। ठीक है, इनको इंपोर्ट मत करो, जो उस व्यवस्था के अंदर है उसको देखो। ठीक है, अप्रोच क्या है? नेचुरल लॉ थ्योरी है, लेकिन पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। लॉ लिंक्ड विद मोरालिटी, इंटरनलिज्म, मॉरल स्टैंडर्ड विद इन द लॉ, नो एक्सटर्नल इंपोजिशन। डिस्टिंक्शन क्या है? इंटरनलिज्म वर्सेस एक्सटर्नलिज्म, नोवल फ्रेमवर्क और लेगेसी, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। यूनिफाई किया है, इनको अलग नहीं मानते हैं वो लॉ एंड मोरालिटी को। इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफी प्रभावशाली है। अब पनिशमेंट एंड जस्टिस पर आ जाओ। हीगल इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इंटीग्रेटिंग, इन्होंने एक यूनिफाइड थ्योरी लेके आई है ये पनिशमेंट की, जिसमें ये कहते थे रेट्रीब्यूशन की बात करते थे। रेट्रीब्यूशन मतलब प्रतिकार कर देना, डेटरेंस रोक देना, और रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास कर देना। तो रेट्रीब्यूशन का मतलब प्रतिकार करना किसी भी कार्य का जो प्रतिकार करने लायक है। डेटरेंस अवरोध उत्पन्न करना, ये नहीं करने देना। रिवेंज भी कहते हैं एक जगह, एंड रिहेबिलिटेशन पुनर्वास। So he critiqued classical theory for being fragmented, instead proposing that punishment should be understood as a part of development process rooted in internal coherence. तो इन्होंने आलोचना की क्लासिक थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो पनिशमेंट को ना एक कैसे समझना चाहिए? डेवलपमेंटल प्रोसेस समझना चाहिए, एक विकास का। आपने किसी को दंडित कर दिया, हाँ इसको दंडित कर दिया, ऐसे नहीं। दंडित उसको इसलिए किया गया ताकि वो ये समझ सके कि उसको दंडित क्यों किया, उसने कोई गलत कार्य किया, वो समाज के हित में नहीं था या वो किसी व्यक्ति के हित में नहीं था। ठीक है, इंटरनल कोहेरेंस बनाने के लिए तो पनिशमेंट को क्या समझना चाहिए? डेवलपमेंटल प्रोसेस। ही ऑल्सो एम्फेसाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन जस्टिस, इन्होंने कहा कि पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए न्याय में। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट इन लीगल प्रोसेस, कि इस कम्युनिटी को एंगेज होना चाहिए लीगल प्रोसेस में। तो ये सिस्टम देखने को भी मिलता है आपको दूसरे देशों में कि एक ज्यूरी बैठती है अलग से। ठीक है, वो पब्लिक का हिस्सा होते हैं वो लोग। तो यूनिफाइड थ्योरी क्या है? रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, रिहेबिलिटेशन, आर स्क्वायर डी आप इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्रिटिक क्लासिकल थ्योरीज, फ्रेगमेंटेड, एडवोकेटेड डेवलपमेंटल प्रोसेस। जस्टिस क्या है? इंटरनल कोहेरेंस ऑफ लॉ। पनिशमेंट, रीइंफोर्स रैशनल ऑर्डर, पनिशमेंट क्या करता है? रैशनल ऑर्डर को मतलब तर्क संगत व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करता है। पब्लिक रोल क्या है? कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जस्टिस एज कलेक्टिव एंगेजमेंट, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल व्यवस्था अलग है, तो आप शायद वहां तक ना पहुंचे। अब इन्फ्लुएंस एंड लीगेसी देख लीजिए। हीगल के जो आइडियाज थे एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड लीगल फिलोसफी, मतलब विधि दर्शन शास्त्र से भी काफी आगे गए। जो इनका द्वंदात्मक जो सिद्धांत था, डायलेक्टिकल मेथड, इसने इन्फ्लुएंस किया एक्सिस्टेंशियलिज्म को, क्रिटिकल थ्योरीज को, एंड फ्रेंच हेगेलियनिज्म को। हिज फेमस मैक्सिम क्या थी? व्हाट इज रीजनेबल इज रियल, व्हाट इज रियल इज रीजनेबल। मतलब जो वास्तविक है वो रीजनेबल है और जो रीजनेबल है वो वास्तविक है। कैप्चर्ड हिज बिलीव दैट रियलिटी इज रैशनल, ठीक है, वास्तविकता तर्कसंगत है। एंड लॉ स्टेट आर प्रोडक्ट ऑफ रीजन, और लॉ, विधि और राज्य रीजन का प्रोडक्ट है, तर्क की वजह से एग्जिस्टेंस में है। इस फिलोसफी स्पार्क डिबेट एंड रिमेन्स अ रेफरेंस पॉइंट फॉर कंटेम्परेरी थिंकर्स। तो वो तो होती है, डिबेट तो होती है। आगे चलते हैं। मैक्सिम, व्हाट इज रीजनेबल इज रियल, ठीक है, रियलिटी ग्राउंडेड इन रीजन, रियलिटी वास्तविकता आपको तर्क में मिलेगी, मतलब लॉजिक में मिलेगी वास्तविकता, आपको ये कहना चाह रहे हैं। इन्फ्लुएंस क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फ्रेंच हेगेलियनिज्म। ब्रॉड फिलोसफिकल इंपैक्ट है इनका। लीगेसी, लॉ एंड स्टेट आर रैशनल प्रोडक्ट, सेंट्रल टू द मॉडर्न फिलोसफी। ये टेबल इसलिए बनाएंगे ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। कंट्रीब्यूशन क्या है? डायलेक्टिकल मेथड है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस।
और मेजर बुक्स वर्क्स रिटन इन थ्योरी बाय हीगल ये देख लेते हैं, यूजीसी में पूछते हैं। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807, इसका आत्माओं से कुछ लेना देना नहीं है। डेवलप डायलैक्टिकल मेथड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास की बात करते हैं। डायलैक्टिकल मेथड द्वंदात्मक तरीके को इन्होंने डेवलप किया इसमें। एलिमेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट 1820 में फिलोसफी ऑफ लॉ स्टेट एंड फ्रीडम एंड फिलोसफी ऑफ माइंड 1830 में एक्सप्लोर्ड स्पिरिट फ्रीडम एंड रैशनैलिटी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। कांटेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com, टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ और व्हाट्सएप है 7302606241। सो गाइस दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। राइट गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।